हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में, जो कि लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन उसमें साउंड का प्रॉब्लम था, जिसके कारण शायद एक नया वीडियो के माध्यम से आप लोग से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आखिर सिलेबस क्या रहने वाला है और उसका एग्जाम लेवल क्या रहने वाला है। और दूसरी तीसरी चीज़ सबसे बड़ी बात इसमें देखेंगे, सिलेबस को ना ऑब्जर्व करेंगे, आपके साथ लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर इसका इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, हम आपको लास्ट वीडियो के माध्यम से भी बताए थे, उसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। जेट एग्जाम से रिलेटेड झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और हम बात करें दो चीज़, केमिस्ट्री जेट एग्जाम सिलेबस, सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस को वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आखिर क्या है, रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होगा यहाँ पे। एग्जाम सिलेबस जो होगा इसका नेट के लगभग बराबर होगा, कुछ टॉपिक कम रहेंगे, ठीक है। लगभग बराबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेट का एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, कुछ टॉपिक इसमें कम है, ठीक है। एग्जाम लेवल जो होगा जेट का जो होगा वो आसान होगा नेट से, लेकिन टफ होगा जेई से, ठीक है। ध्यान समझिए, यहां पे लगभग क्या है, इक्वल सिलेबस, लेकिन एग्जाम लेवल जेई से ज़्यादा जेट का और नेट से कम। इसको ये मैं भी ये बताया था कि आखिर ये बोलने का मेरा पर्पस क्या है, कैसे मैं ये बोल पा रहा हूँ। तो जनरली मैं ये ऑब्जर्व किया हूँ कि जेपीएससी के द्वारा लेक्चरर पोस्ट के इक्विवेलेंट जितना भी एग्जाम लिया गया है उसका सिलेबस जनरली यही रखा है, नेट का इक्विवेलेंट रखा गया है, मतलब नेट के लगभग बराबर रखा गया है। इसका मतलब ये अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर जब जेपीएससी काउंसिल सेम काउंसिल के द्वारा अलग अलग एग्जाम में लगभग सिलेबस इसी को रखा गया है, तो जेट के लिए भी वाजिब है कि लगभग सिलेबस वही रखा जाएगा। काउंसिल एक है, ठीक है, माइंडसेट एक है, एजेंडा एक है, पोस्ट लगभग सेम टाइप का है, तो लगभग सिलेबस यही रहेगा। जब उसका एग्जाम को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जो सिलेबस बेस्ड एग्जाम है, सिलेबस को टच किया है, लगभग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब सिलेबस को फॉलो किया है। जो एग्जाम जेट लेवल में जो अलग अलग पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया और अलग अलग पोस्ट में पूछा जा रहा है, लगभग सिलेबस को हर टॉपिक से टच किया है। इसका मतलब सिलेबस को फॉलो करते हुए बनाया है, लेकिन नेट के लेवल पे इतना टफ नहीं बनाया है, उससे आसान बनाया है। दूसरे वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस भी एनालिसिस कर देंगे कि आखिर क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस तरह से रहता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि और अलग अलग अदर डिस्ट्रिक्ट, जैसे छत्तीसगढ़ का जो सेट हो गया, वो आपका मध्य प्रदेश का हो गया, अदर स्टेट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो आपका एग्जाम होता है उसका भी क्वेश्चंस लेवल देखेंगे, तो उसमें भी आपको मोर एंड लेस लगेगा, यही पैटर्न फॉलो करते हुए दिखेगा। लेकिन एक जैसे वेस्ट बंगाल में थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, तो कुछ कुछ स्टेट जो लगातार हर साल ले रहा है उसमें टफ होता है, लेकिन जो बहुत सालों के बाद जो सेट होता है जिस स्टेट में, वहाँ पे जनरली क्वेश्चन इसी पैटर्न में होते हैं। नेट से बहुत आसान, मतलब बहुत आसान नहीं, लेकिन हाँ आसान, और जेई से टफ। सिलेबस जो जनरली रहता है वो नेट और जेट से। तो अब हम सिलेबस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर ये जो जेट का सिलेबस और नेट का सिलेबस में क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, तो देखते हैं, उसको भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका नेट का सिलेबस, केमिस्ट्री का नेट का सिलेबस है, ठीक है। अब इस नेट का सिलेबस में जो जो पार्ट जेट केमिस्ट्री में नहीं रहेगा उसको हम कलर कर दिए। जैसे ये नेट का क्या है, तो इस नेट वाला सिलेबस में ये सारे रहेंगे, लेकिन जो कलर कर दिए हैं वो आपका जेट के सिलेबस में जनरली नहीं रहेंगे। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसी के तहत आप अपना तैयारी का प्लान कर सकते हैं। जब तक कि ऑफिशियल सिलेबस अपलोड नहीं कर दिया जाता है या तो पब्लिश नहीं कर दिया जाता है जेपीसी द्वारा, तब तक आप लोग का बहुत सारा क्वेरी था कि आखिर क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम लेवल रहेगा, उसी को ऑब्जर्वेशन अपना आपके पास हम रख रहे हैं। इसको एक आइडिया लगा करके आप एक तैयारी कर सकते हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सारों तरफ से, जो मेरा अनुभव है उसी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब ये समय आ गया है कि इस सिलेबस को थोड़ा सा स्टडी करें, लाइन टू लाइन पढ़ें और समझें। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट केमिस्ट्री, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एक रिक्वायरमेंट के रूप में एग्जाम होता है,
उसका एक सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला ये हम बताएं कि सिलेबस जो जेट का होगा लगभग नेट के बराबर होगा, लेकिन एग्जाम जो लेवल होगा वो नेट से आपका आसान होगा। इसका मतलब ये है कि आपको सिलेबस पढ़ना पूरा है, सिलेबस पढ़ना पूरा है, लेकिन बहुत डेप्थ में अंदर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन सिलेबस आपको पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये जो नेट का सिलेबस है और जेट का सिलेबस में कितना डिफरेंस रहेगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो सिलेबस है नेट का उसमें से कुछ टॉपिक जो है जेट में नहीं रहेगा, उसको हम कलर कर दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल पीरियोडिसिटी। तो केमिकल पीरियोडिसिटी में कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब ये जनरली आप जो जेई लेवल का पढ़ाते हैं नेट लेवल का जो है वही रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यहाँ पे इन होमो एंड हेट्रो, जैसे हेट्रो न्यूक्लियर आ गया ना, इसका मतलब ये है कि जो जेई लेवल पे आप होमो तक सीमित रहते थे उसमें आपको हेट्रो तक भी अंदर जाना है। और आगे आकर के देखेंगे ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस सिलेबस को पूरा पढ़ने के बाद कंक्लूजन जब हम करेंगे तो पहले ही हम बता दे रहे, फिर बाद में भी कंक्लूजन करेंगे। आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ने से ये समझ में आएगा और एग्जाम को देखने के बाद ये समझ में आएगा कि जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना उसको डेप्थ तक पढ़ना है, बाकी बात सब ऊपर ऊपर पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दो चीज को डेप्थ तक पढ़ना है। डेप्थ तक कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़ते थे ना, केवल एक सिंपल O2 हो गया, N2 हो गया, उसके बारे में जेई तक पढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे, बड़े बड़े बेंजीन का, साइक्लोहेक्सेन का, मतलब पायरोल का, पायरिडिन का, सब मतलब सब कंपाउंड, CO का, NO का, CNO का, मतलब सब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझेंगे। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक छोटा सा एक एलिमेंट मॉलिक्यूल तक O2 C2 B2 H2 He2 इसके तक सीमित नहीं रहेगा। इसको इस एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ तक जाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, आप जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी का थ्योरी पढ़ते थे, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ड्रमर, लेकिन इस एग्जाम के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो आपको उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होगा, इसलिए कि उस एप्लीकेशन, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन पढ़ना होगा। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से इनऑर्गेनिक एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से आपका फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब अप्लाई करना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करने को सीखेंगे और स्पेक्ट्रोस्कोपी को अप्लाई करने सीखेंगे। तो यहाँ पे फिर से देखिए, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो तक तो ठीक है, लेकिन हेट्रो आया मतलब थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। क्या क्या डेप्थ में पढ़ना है उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन इतना भी डेप्थ में नहीं जाना, बस ऊपर ऊपर, ताकि जेट का एग्जाम आपको निकल जाए। एग्जाम निकालने से आपको मतलब होना चाहिए इंक्लूडिंग शेप ऑफ वेस्पर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद देखिए कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। देखिए कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस तो जनरल टॉपिक हो गया, लेकिन जैसे हार्ड सॉफ्ट आया और नॉन एक्वा सॉल्वेंट आया, मतलब जनरल टॉपिक कहने मतलब जो जेई लेवल तक आता है, ऊपर लेवल का इंडिकेट कर रहा है नॉन एक्वा सॉल्वेंट और हार्ड HSAV, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस। उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड। देखिए यहाँ तक अगर पढ़ेंगे तो एक जैसा लगेगा, सिंपल, लेकिन जैसे ही पढ़ेंगे एलोट्रोपी, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है, सिंथेसिस, एलोट्रोपी, इसका मतलब थोड़ा सा आपको अंदर घुसना है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 4th नंबर। 5th नंबर में देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें देखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल लगता है पढ़ने में, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग थ्योरीज तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसी स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है ना, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के एंगल नजरिए से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ना है। जैसे जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या पढ़ते थे कि ये प्रॉपर्टीज होता है, ये होता है, वो, लेकिन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बहुत हल्का टच करते थे। हाँ, एक मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसको थोड़ा सा स्पेक्ट्रल नजरिए से देखना है कि इसका क्या स्पेक्ट्रल नजरिया है, थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी के नजरिए से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यहाँ तक तो सिंपल लगता है, लेकिन इसमें देखेंगे थोड़ा डेप्थ में सिंथेसिस, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक इन होमोजीनियस कैटालिसिस। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन तक नहीं पढ़ना है, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का आपको सिंथेसिस भी पढ़ना, बॉन्डिंग भी पढ़ना, स्ट्रक्चर भी पढ़ना, रिएक्टिविटी भी पढ़ना, और उसका होमोजीनियस कैटालिसिस के रूप में कैसे यूज करते हैं वो भी आपको समझना है, ठीक है। आपको ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, केक्स एंड मेटल क्लस्टर,
नेक्स्ट देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, सेपरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम क्या बोले कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, अलग अलग टेक्निक्स आता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए सारा टॉपिक जेट में आपको हाइड कलर कर दिया, मतलब ये जेट में नहीं रहेगा, केवल इतना रहेगा। इसका मतलब ये है बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केवल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होते हैं, केवल एलिमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बहुत ईजी है, ये बहुत छोटा टॉपिक है। लेकिन अब आगे देखेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए यहाँ भी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ भी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय IR, रमन, NMR, EPR, मोसबार, UV विजिबल, NQR, MS, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। मतलब ओवरऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी को यहाँ अप्लाई करना सीखना है। एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगा, मेंस नहीं है कि लिखना है, यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा। तो इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपको बोल रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पोर्शन लास्ट है, लेकिन ईजी वही है। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से आपको पता करना है कि है क्या है। जैसे मॉल जाते हैं, स्कैन करते हैं, तुरंत बिल आ जाता है, तो आखिर वो कैसे आता है, बस उसको ट्रिक समझना, बस ट्रिक, ये जादू है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आसान टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान टॉपिक है, अगर समझ में आ गया तो। इसका थ्योरी समझना है, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं लेना है, ये बहुत आसान टॉपिक है। मतलब आसान कहने का मतलब है क्वेश्चन इसका बनाने में आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं है, आपका जेट के सिलेबस में जनरली नहीं रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो सिलेबस का अनुमान लगाया गया है, ये इस आधार पर लगाया गया है कि JPSC के द्वारा जो इस लेवल पे एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस ये रखा गया, तो इसमें भी यही रखा जाएगा। तो फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है। फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे तो आपको देखेंगे क्वांटम केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें क्वांटम केमिस्ट्री में पूरा देखेंगे तो ऑर्बिटल एंड स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, टनलिंग, एक थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना होता है, उसको हटा दिया है। मतलब आपको क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आप स्टार्ट करते थे 11th क्लास में, उसको थोड़ा सा जहाँ से छोड़ते थे वहीं से ये स्टार्ट किया है, ठीक है। और बहुत आगे तक नहीं गया, यहाँ तक गया है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे मास्टर क्लास में। उसके बाद अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वेरिएशनल प्रिंसिपल, परटर्बेशन थ्योरीज अप टू सेकेंड ऑर्डर इन एनर्जी एप्लीकेशन। देखिए ये सेकेंड ऑर्डर तक दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इसका डेप्थ क्वेश्चन है, और यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये वाला जो सेकेंड चैप्टर है, यहाँ से बस एक कंसेप्ट है, यहाँ से 2-3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, H नोट ये सब पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो इस टॉपिक से ज़्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन यहाँ हाँ इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन ये फिर से मैं बता दूँ, जो भी टॉपिक टफ होता है वहाँ से क्वेश्चन आसान टाइप का आपका जेट में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक थ्योरी समझना बहुत आसान है। जैसे ही आपका ये सब समझ में आ जाएगा, इंक्लूडिंग शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सब सारा चीज़ समझ में आएगा, तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएंगे। कुछ ही ऑब्जेक्टिव यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको याद भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑपरेटर अलजेब्रा, मतलब ये ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर से बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, ऑपरेटर ही मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी बाद ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक से जो है छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव याद होने वाले होते हैं। मतलब जब अगर नहीं भी समझ में आएगा तो याद कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत आसान है। मतलब आसान इन द सेंस कि ये नहीं कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन हाँ समझेंगे, अगर आप क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको बहुत स्मूथ आपको आंसर बनाने में लगेंगे। जो नेट का तैयारी कर चुके होंगे आपको पता होगा कि जैसे कैरेक्टर टेबल है, पॉइंट ग्रुप है, क्वांटम है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे टॉपिक ना बहुत अच्छे हुआ करते थे मार्क्स उठाने के लिए। जो जनरल जिसको आसान समझते हैं ना नेट में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब वो एग्जाम में टफ लगने लगते थे कैलकुलेशन करने में, इन कंपैरिजन टू इस टाइप का टॉपिक्स है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैरेक्टर टेबल, मतलब पॉइंट ग्रुप, ठीक है, क्वांटम, ये सबसे क्वेश्चन आसानी से बनते थे। जो नेट का एग्जाम निकाले होंगे, तैयारी किए होंगे, वो सबको शायद मेरा बात को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब आते हैं फिर देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए फिर आ गया स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्म सिंबल, मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन एंटीसिमेट्रिक प्रिफर, मतलब देखिए फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग अलग तरीका से यहाँ पे बहुत डिटेल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। हकल्स थ्योरी फॉर कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, देखिए ग्रुप थ्योरी आया यहाँ पे, तो ग्रुप थ्योरी भी आपको पढ़ना, जो कि मास्टर में आप लोग पढ़ते होंगे, उसी को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी कितना बार हो रहा है अलग अलग तरीका से।
इसलिए आप अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप अलग अलग डाइवर्सिफाई करके पढ़ेंगे तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन सबको समराइज करके पढ़ेंगे ना, और उसको यूज करते कैसे हैं, इसको यूज करना कैसे, उसको एप्लीकेशन तरीका से पढ़ेंगे, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत मजा आ जाएगा। एक बार समझेंगे तो आपको लगेगा यार इतना आसान था, मतलब ऐसा आपको फील आएगा जब आप अच्छे से समझेंगे उसको तो। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी फिर यहाँ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ध्यान समझिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, फेज इक्विलिब्रियम को हटा दिया है, फेज इक्विलिब्रियम नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, लेकिन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक है, ये टॉपिक को हटा दिया है, स्टैटिस्टिकल हटा दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, कोलाइडल एंड सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया नहीं है, ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री नहीं है, डाटा एनालिसिस नहीं है, मतलब ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। मतलब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है आपको, सॉलिड स्टेट पढ़ना है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना, स्टैटिस्टिकल नहीं पढ़ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में फेज इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मतलब बोल सकते हैं कि सिंपल है, और आपका एग्जाम में भी आएगा सिंपल, लेकिन बस आपको ये समझना जेई से आपका 2-3 टॉपिक है जो आपका हट के रहेगा, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा पेरीसाइक्लिक, तीसरा भी आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा डेप्थ में, यूपीएक नोमेनक्लेचर जो कि जनरल चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे समझना इंक्लूडिंग रेजियो एंड स्टीरियो आइसोमर, तो रेजियो टॉपिक जो है ना, रेजियो वो थोड़ा सा आपको ध्यान समझना है, रेजियो और स्टीरियो, ऐसे आप लोग समझते होंगे रेजियो क्या होता है, स्टीरियो क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जेट का एग्जाम निकालने का बस ये है कि सिलेबस का जितना पोर्शन है ना उसको बस जान जाइए आप, उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन बना लीजिए, बस आपका जनरली एग्जाम निकल जाएगा, उसको आइडिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है ज़्यादा। ठीक है, बहुत डेप्थ में पढ़ते रह जाएंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, नेट लेवल तक पढ़ते रह जाएंगे तो आप कुछ ही टॉपिक में फिनिश हो जाएंगे, नहीं होगा, पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री बोले, स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा डिटेल में दिया हुआ है। एरोमेटिसिटी तो सिंपल है, सारे लोग जानते होंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरली ये सब लोग जानते हैं, जनरल टाइप में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग, हाँ ये वाला टाइप जो है जो जेई लेवल पर पढ़ाते हैं उससे थोड़ा सा डेप्थ में जाना है। ठीक है, उसके बाद कॉमन नेम रिएक्शन पढ़ना है, रीअरेंजमेंट एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कॉमन नेम रिएक्शन आपको कुछ जानने हैं, उसका सिंथेसिस मैकेनिज्म सब कुछ जानना है। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स, फंक्शनल ग्रुप इंटरमीडिएट इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, कॉमन कैटलिस्ट रिएजेंट, ये सब चीज़ आपको जो है ये सारा चीज़ पढ़ना है जो कि आपका जेई लेवल से ऊपर का है, ये आपको पढ़ना है। ये आपका दोनों सिलेबस से हटा दिया है। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मतलब अगर डेप्थ में देखा जाए जेई लेवल से तो थोड़ा सा इस टॉपिक को रखा है, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएजेंट, ये वाला चीज़ को रखा है, बाकी बात बहुत सारा चीज़ को हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद पेरीसाइक्लिक रिएक्शन नया टॉपिक है, सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एंड हेट्रोसाइक्लिक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए जो जेईई एग्जाम निकालेंगे। ऑर्गेनिक में मैक्सिमम देखेंगे क्वेश्चन, तो ये दो टॉपिक से बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वो आपका इसी से मतलब जीओसी भी बनेगा, ऊपर वाला टॉपिक भी इसी को टच करता हुआ दिखेगा। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीज़ आपको जो कि आपको 12th लेवल पे पढ़ते हैं उसी को थोड़ा सा आगे लेवल तक देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहा, इस सिलेबस का तोड़ यही है, और एग्जाम निकालने का मैं बार बार बोल रहा हूँ यही चीज़, ये सिलेबस में आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक चीज़ जरूर पाएंगे कि सिलेबस पूरा जो पढ़ लिया और उससे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन हर टॉपिक से लगभग बना लिया, उसका एग्जाम तय है निकलना। यहाँ पे आपको ध्यान समझना, इस एग्जाम जैसे इस टाइप का एग्जाम को निकालने का तरीका ही यही होता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, उससे रिलेटेड 10-5 क्वेश्चन बना लो, ताकि वो आपका क्वेश्चन उसी टाइप में क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन का वेरिएशंस नहीं होगा। जेईई नीट लेवल पे क्या होता है, क्वेश्चन ही इतना सारा बनता है कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन ऐसे एग्जाम में कट ऑफ कम जाएंगे तो आपको इस तरह का एग्जाम में पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, विथ 10 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हर टॉपिक से। अब इसको तैयारी कैसे करें, देखिए अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप जेट का सिलेबस बनाने बैठे ना, नोट्स या तो पढ़ने बैठे ना, तो सबसे पहले इसको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि जब नेट का बुक खोल के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा और थक जाएंगे, फिर हार जाएंगे, बैठ जाएंगे, सिलेबस कभी पूरा हो नहीं पाएगा। केवल जेई पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम होगा ही नहीं। तो इस एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले ना आप बैठ करके नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनेगा, तो सिलेबस को ध्यान से समझिए। सिलेबस को हम लाइन टू लाइन पढ़ने का पर्पस ही यही था कि मेरे साथ आपको एक समझ में आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगा कि क्या है सिलेबस। आप अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे तो जो इस टॉपिक से रिलेटेड इसका सिलेबस इससे मिलता है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट कोर कंसेप्ट बोलता है, जैसे एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो डिटेल में तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बेस कोर कंसेप्ट, है ना। कोर कंसेप्ट हम एक मिनट में समझा नहीं सकते हैं किसी भी टॉपिक का। जैसे मान लीजिए वेस्पर थ्योरी का है, उसका कोर कंसेप्ट क्या है, कोर कंसेप्ट क्या है, तो कोर कंसेप्ट यही है ना वेस्पर थ्योरी का, कि जितना मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप एक शेप ले लेंगे, है ना। शेप ले लेंगे, कैसे ले लेंगे, तो 2 रहेंगे लीनियर, 3 रहेगा तो ये। अगर इतना जनरली जितना लोग को आता है तो सब क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो कोर कंसेप्ट है उस कोर कंसेप्ट का नोट्स बनाइए, सिलेबस से मैचिंग, पूरा कंप्लीट सिलेबस से मैचिंग। उसके बाद उससे रिलेटेड मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस ढूंढिए अलग अलग बुक में। देखिए इस सिलेबस का एक बुक में कहीं आपको नहीं मिलेगा मटेरियल। नोट्स भी बनाने जाएंगे तो आपको 10 जगह से कुछ कुछ चीज़ें लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ें किसी का नोट से लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ें किसी का बुक से लेना पड़ेगा। मतलब एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उसका नोट्स बनाइए और उस एग्ज़ाम के लेवल के इतना क्वेश्चन ढूंढ करके इकट्ठा कीजिए, क्योंकि एक बुक में नहीं मिलेगा। बहुत सारा टफ क्वेश्चंस को बनाने जाएंगे, आपका टाइम वहीं वेस्ट हो जाएगा। आपको ऐसे एनर्जी एक बार लगाना है, उसको बार बार रिपीट करते रहना है। शुरू नोट्स बनाते समय और क्वेश्चन एक जगह करने में आपको एनर्जी बहुत लगेगा, जो कि मैक्सिमम लोग से नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक बार कर लेते तो उसके बार बार रिवीजन करने वालों का सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। भागते फिरेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जनरली नहीं होगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा, मैक्सिमम चांस कम हो जाता है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम का जब तैयारी करते तो स्टार्टिंग के कुछ दिन उस एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चन को सेपरेट कर लीजिए, समझ जाइए कि इस टाइप का रहेगा। उसके बाद उसको रिपीट करते रहिए, तो आपको सिलेक्शन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो या तो ये खुद कर लीजिए, या तो मेरे से अगर बात करते हैं तो हम तो डिसाइड कर ही चुके हैं कि आप लोग को मैं सिलेबस के अनुसार, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू जेट सिलेबस आपको नोट्स, टेस्ट, वीडियो, ठीक है, फुल कंटेंट, आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि इसी चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। कुछ टाइम लगेगा, इतना तो आसान नहीं है ना कि कुछ भी तुक्का में फेंक दे, ठीक है। ये सारे आपको गुड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको इसी चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। कब देंगे, कब कैसे देंगे, ये सारा चीज़ आपको मेरे तरफ से भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप बिंदास अपने तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे मदद है तो ये चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी ही आप लोग को इस वीडियो की इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपडेट कर देंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, और आप तैयारी करते रहिए। ये एक बस एक आपका एक डायरेक्शन देने का बात था कि इस तरीक़ा से आप सोच करके तैयारी कर सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद था। ओके, थैंक यू।